मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। AFEIS के आज 15 जनवरी 2021 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मुझे आप सबको कुछ सूचनाएं देनी होती हैं और सूचनाएं ये हैं फ्रेंड्स कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड नहीं किया जाता है, लेकिन शनिवार को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी जैसी कि वो मिल रही हैं। साथ ही साथ आपको योजना पत्रिका के 2 आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे और कुरुक्षेत्र के भी 2 आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। इसके साथ ही आपको एक वीकली क्वेश्चन दिया जाता है जो मेंस के पैटर्न पर होता है, ताकि यदि आपकी तैयारी ठीक ठाक स्तर पर पहुंच गई हो तो आप मेंस के आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कर सकें। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं महाभियोग पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी तरह की घटनाओं को देख लेते हैं। मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि अभी जो मेंस के एग्जाम हुए हैं आप उनके पेपर्स को देखें, कम से कम जनरल स्टडीज के पेपर्स को तो जरूर देखें, और हाँ, आपको निबंध के पेपर की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आप तब भी देखें यदि आपको 5 साल बाद सिविल सर्विस का एग्जाम देना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत सोचिए कि अरे अभी तो बहुत दिन है, क्योंकि जब आप पेपर देखेंगे तो अनजाने में ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें बैठनी शुरू हो जाएंगी कि इनफैक्ट जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि किस तरीके से पूछे जाते हैं तब तक आप अपनी तैयारी के पैटर्न को बदल नहीं सकेंगे, और आपको तैयारी के पैटर्न को बदलना ही पड़ेगा अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो। दोस्तों, इस पृष्ठभूमि में आप कह लीजिए, इस आलोक में, प्रकाश में, मैंने आज एक नए तरह के प्रश्न का चयन किया है करंट अफेयर्स के तहत, और वह है आपूर्ति श्रृंखला। अभी आप देख रहे हैं कि जो कोविड पर जो वैक्सीन लगनी है, 2 तरह की वैक्सीन, हमारी दोनों की दोनों स्वदेशी वैक्सीन है, अब वो पूरे के पूरे देश में पहुंचाई जानी है, और इसके सप्लाई में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आप देख रहे हैं ना कि इसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाना है, इतनी देर में ये लग जानी चाहिए, बहुत सारे चैलेंज हैं, बहुत ही इसके साथ टेक्निकलिटी है, और पूरे देश में ये वैक्सीन लगनी है। दूर दराज के गांव से लेकर के महानगरों तक में ये वैक्सीन लगनी है। अब आपको देखना यह है कि हम इस काम को कर कैसे पाते हैं, और प्रैक्टिकल तरीके से देखना है। देखिए, अभी जो कोविड-19 जो भारत में जो फैला, इसको लेकर के एक प्रश्न पूछा गया है कि बताइए कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को ठीक ठाक करने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम किस तरीके से टेक्नोलॉजी के भरोसे थे और कैसे हमने उसका इस्तेमाल किया। इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। अब वो बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और यहां भी मैं जो आपूर्ति श्रृंखला की बात बता रहा हूं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल के आधार पर बता रहा हूं कि आपको वॉच करना चाहिए कि कैसे जहां ये बन रही हैं वैक्सीन, वहां से निकल करके कैसे आ रही हैं, किसके माध्यम से फिर ये स्थान स्थान पर पहुंचाई जा रही है, कहां इनको स्टोर किया जा रहा है, कैसे फिर जो इसके उपभोक्ता हैं, आप कह लीजिए, जिनको ये वैक्सीन लगनी है, वहां तक वो पहुंचेगी, और पहुंचने के बाद फिर कैसे ये सिस्टम बनाया गया है कि एकदम तुरंत लग जाए। देखिए, जो ड्राई रन जो किया गया था, जो ट्रायल ड्राई रन, वो इसीलिए किया गया था कि अगर कहीं कुछ बाधा आ रही है तो उसे अभी ही दूर कर लिया जाए, क्योंकि वैक्सीन हमें इस बात की इजाजत नहीं देती कि भैया मुझे छोड़ दो, आराम से लगा देना। नहीं, वो कहती है कि अगर इतनी देर में मेरा इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आप मेरा इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो आप इसे वॉच कीजिए। इसीलिए अखबार में जब भी आपको इसके बारे में पढ़ने को मिले, प्लीज उसे आप गौर से पढ़ें। दोस्तों, नेक्स्ट खबर यह है कि आप देख रहे हैं कि चीन में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी टीम पहुंच चुकी है। देखते हैं कि क्या फाइंड आउट वो करते हैं कि कैसे ये वायरस कहां से निकला और कैसे निकला और किस तरीके का है। लेट अस सी, इस पर आपकी नजर रहनी चाहिए। रेडियो न्यूज में आपने एक न्यूज सुनी होगी, सामान्य से इसको आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए, जब होता क्या है कि जब हम न्यूज सुन रहे होते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती जो हमारे दिमाग में दर्ज हो जाती हैं। हम जानबूझ करके भी उसे दर्ज नहीं कर रहे होते, सुन रहे हैं, दर्ज हो जाती है, लेकिन जब आंसर लिखना होता है तो अचानक वो आकर के हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं और हमारी मदद करती हैं। उदाहरण के लिए,
न्यूज में आपने सुना होगा कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है हमारे यहां, उसका तीसरा चरण शुरू हो गया है और इस तीसरे चरण में 8 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट योजना है हमारे यहाँ की, क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी कमी है वो स्किल्ड लेबर की ही कमी है और जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उसको हम इसके माध्यम से सुलझा सकते हैं। हम बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं, अगर हम अपने लोगों को स्किल्ड बना सके तो हमारे ये लोग बाकायदे विदेशों में जाकर के अर्न कर सकते हैं, तो हम अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगारी की समस्या है उससे भी छुटकारा पा सकते हैं और फिर हमारे जो उद्योगों की मांग है स्किल्ड लेबर की, डेफिनेटली उन्हें तो हम पूरा कर ही सकेंगे। 2015 में ये शुरू किया गया था। तो बस आपके दिमाग में दर्ज हो जाएगा कि अच्छा हम थर्ड स्टेज पर अब आ गए, थर्ड फेज में हम चल रहे हैं। न्यूज में आपने ये भी सुना होगा, देखिए होता क्या है कि छोटी छोटी चीजें होती हैं, शायद वो इंपॉर्टेंट भी नहीं होती और आप जानते भी हैं, लेकिन हो सकता है कि आप ये न जानते हो कि इनका हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कल के न्यूज में भी है, अखबार में भी छप रहे हैं और आप जानते भी होंगे कि कहीं ये मकर संक्रांति के रूप में मनाया गया है कल का त्यौहार, 13 जनवरी 14 जनवरी इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। कहीं लोहड़ी मनाई गई है, कहीं पोंगल मनाया गया, जैसे तमिलनाडु में पोंगल मनाया गया, पंजाब में लोहड़ी मनाई गई, उत्तर भारत में ज्यादातर मकर संक्रांति मनाई गई, तो असम में बिहू मनाया गया, तो गुजरात में उत्तरायण मनाया गया, तो पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के नाम से मनाया गया। आपको नहीं लगता कि ये भारत की अनेकता में एकता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है और संस्कृति को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं जो इसी तरह के होते हैं। अब आप देखिए कि त्योहार एक है लेकिन अनेकता देखिए, नाम अलग अलग है और उनको मनाने के तौर तरीके भी अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग है। पंजाब में लोहड़ी को नृत्य के माध्यम से मनाया जा रहा है, उत्तर भारत में पता लगा कि आप स्नान करके मनाते हैं, पवित्र स्नान के माध्यम से मना रहे हैं आप। बिहू असम में आप नृत्य के माध्यम से मना रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से मना रहे हैं और है एक, यह एक में अनेक। मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति का इससे खूबसूरत उदाहरण शायद और भी बहुत से हैं, लेकिन उनमें से एक यह भी उदाहरण है। तो इसे आप अपने दिमाग में रख लेते हैं और निबंध में या फिर अपने आंसर में इसका अगर उपयोग कर लेते हैं तो आप देखिए कि कैसे आपके उत्तर में एक चमक सी आ जाती है। फ्रेंड्स, इस बीच में इससे आप बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे। व्हाट्सएप ने जो अपनी न्यू पॉलिसी, जो प्राइवेसी पॉलिसी घोषित की है, जो शायद 8 फरवरी या कब लागू होने वाली है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आप सबके हाथ में स्मार्टफोन है, आप सब व्हाट्सएप का उपयोग भी करते हैं, तो आपको ये पढ़ना चाहिए, आपको जानना चाहिए। उसमें उसने साफ तौर पर कहा है कुछ शर्त, कुछ मैं बहुत ही फ्लैट तरीके से आपको बता रहा हूं कि जो भी व्हाट्सएप का यूज करेगा तो उसके डेटा कंपनी के पास होंगे। उसने घोषणा ही कर दी है कि वो अपने इस डेटा को वो फेसबुक या जो दूसरी और भी इस तरह की कंपनियां हैं उनको बेचेगा। मतलब आपकी प्राइवेसी का वो सीधे सीधे कह रहा है कि उल्लंघन करेगा। एक बात तो यह है कि मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि इस पर ध्रुव राठी का एक बहुत ही अच्छा वीडियो यूट्यूब पर है व्हाट्सएप के इस प्राइवेसी को लेकर के, उसे आप एक बार सुन लें। देखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट्सएप की क्या प्राइवेसी पॉलिसी है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से हमारी प्राइवेसी इससे बाधित होगी, उल्लंघित होगी। और वैसे भी चूंकि हम इसके यूजर हैं तो हमें वैसे भी मालूम होना चाहिए। और भारत में आप जानते हैं कि जो प्राइवेसी है उसको लेकर के, खासकर डेटा की प्राइवेसी को लेकर के लगातार बात हो रही है और अभी भी हम इसको लेकर के कोई बड़ा और कड़ा कानून नहीं बना पाए हैं। यही व्हाट्सएप है जिसने इस प्राइवेसी पॉलिसी की घोषणा भारत के लिए की है। यूरोप में उसकी ये पॉलिसी नहीं है, क्योंकि यूरोपीय देशों के जो कानून है इस मामले में सख्त है, तो वहां वो अपने थोड़े से रिजर्व पॉलिसी को लेकर के चल रहा है और यहां वो इतना लिबरल बन रहा है। तो दोस्तों, इसे आप जरूर सुने और मैं आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं इससे रिलेटेड, आप उसे पढ़ें, क्योंकि जो निजता का मामला है, डेटा के निजता का मामला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको लेकर के 2 साल पहले मेंस में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर और वह है महाभियोग पर के बारे में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके लिए मेरे पास समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी काफी कुछ हम इस पर बात कर भी सकते हैं। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है और आप देख रहे हैं कि वहां का जो एक हाउस है, प्रतिनिधि सभा, जिसे आप लोअर हाउस कहते हैं, हमारे लोकसभा के पैरेलल है, उसने पारित भी कर दिया है। कैसे आप
किसी टॉपिक के महत्व को समझ पाएंगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इस बार के मेंस के पेपर को देखें, जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर को, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, मैं पढ़कर सुना रहा हूं। हाल के समय में भारत और यूके की न्यायिक व्यवस्थाएं अभिसरणीय एवं अपसरणीय होती प्रतीत हो रही हैं। दोनों राष्ट्रों की न्यायिक कार्य प्रणालियों के आलोक में अभिसरण और अपसरण के मुख्य बिंदुओं को आलोकित कीजिए। अच्छी बात यह है कि इसके लिए केवल 150 शब्दों में लिखने को कहा गया है, 250 शब्दों में नहीं। इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं। द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया एंड यूके seem to be converging as well as diverging in recent times. Highlight the key points of convergence and divergence between the two nations in terms of their judicial practices. वैसे अगर आप अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि जो दूसरे जो संविधान है देशों के, जो महत्वपूर्ण देशों के संविधान हैं, उनके बारे में भी आपके पास तुलनात्मक ज्ञान होना चाहिए। तो यहां ब्रिटेन और भारत का जो जुडिशियल सिस्टम है उसके बारे में तुलना जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। दोस्तों, हमारे यहां भी महाभियोग लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति पर लगाया जा सकता है, जजेस पर लगाया जा सकता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमारे अधिकारी हैं जो संवैधानिक पदों पर, बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं, उन्हें महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अमेरिका में भी ये प्रणाली है और अभी ये लेटेस्ट है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ट्रंप जी के खिलाफ ये महाभियोग पारित भी हो जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भारत में जो महाभियोग का जो सिस्टम है और अमेरिका में जो महाभियोग का सिस्टम है उसमें क्या समानताएं हैं और क्या उनमें फर्क है? तो यहां मैं एक बात आपको सजेस्ट करूंगा ताकि बहुत ही प्रैक्टिकल रूप में आप इसे जान सकें। हमारे यहां जो महाभियोग की जो प्रथा है, जो प्रणाली ही कह लीजिए, प्रथा नहीं कहना चाहिए, जो प्रणाली है उसके बारे में आप समझ लीजिए। और अमेरिका में अभी ये हो रहा है प्रैक्टिकली, तो उसे आप ध्यान से पढ़िए और फिर कंपेयर कीजिए दोनों को कि भारत और अमेरिका के दोनों इन प्रणालियों में क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। मुझे लगता है कि यह टॉपिक आपके लिए बहुत मददगार सिद्ध हो सकता है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। दोस्तों, मुझे अपनी बात यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। अगर आगे कभी समय मिला तो इस पर मैं और कुछ बातें करूंगा। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही है, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: सैफ अहमद, सोनल सरबते, ममता निषाद, गौरव मेघवाल उदयपुर से, पायल खत्री उदयपुर से, और हेमराज वर्मा। आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करने से पहले अनुरोध है कि मेरे अभिवादन को स्वीकार करें, मेरी शुभकामनाओं को भी स्वीकार करें। नमस्कार।